रूलिंग यानी किस तरीके से जो पोर्चुगीज हैं वो ट्रेड करते करते रूल करने लग जाते हैं, यानी राज करने लग जाते हैं। तो जो अराइवल है, 3 शिप्स आते हैं वास्को डगामा के अंडर में। एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, तो 3 शिप्स आते हैं वास्को डगामा के अंडर में, और वो एक गुजराती पायलट उनको लेड कर रहे होते हैं जिनका नाम है अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद या अब्दुल मजीद, जो भी आप कहें। सो गुजराती पायलट हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद, और वो 3 शिप्स लेकर के आते हैं। शिप्स जो आ रहे हैं वो वास्को डगामा के अंडर में हैं, उनके पायलट गुजराती हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद, और वो कैलिकट पे आते हैं मई 1498 पे। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री का जो बहाव है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो हिंदू रूलर है कैलिकट के, जिनका नाम है हिंदू रूलर है कैलिकट के जिनका नाम है जैमुरिन, जिनको हम सामूथरी कहते हैं, सामूथरी कहते हैं, जैमुरिन सामूथरी। उनका कोई भी एप्रीहेंशन नहीं है यूरोपियन इंटेंशंस, यानी क्या इंटेंशंस यूरोपियंस लेकर के आ रहे हैं वो उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, और ना ही वो कुछ फिगर आउट कर पा रहे हैं। तो जो प्रॉस्पेरिटी है उनके किंगडम की वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कैलिकट की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी थी, है ना। कैलिकट की जो प्रॉस्पेरिटी है उनके किंगडम की, वो कैलिकट की पोजीशन की वजह से थी एज एन इंटरपोर्ट। और उन्होंने एक फ्रेंडली रिसेप्शन दिया वास्को डगामा को। जो अरब ट्रेडर्स थे उनका भी एक गुड बिजनेस था मालाबार कोस्ट पे, और वो काफ़ी एप्रीहेंसिव थे, और वो पोर्चुगीज़ उन्हें पता नहीं था कि पोर्चुगीज़ जो हैं वो भी अपना होल्ड, वो भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि 1498 में कैलिकट में अब्दुल माजिद नाम के एक पायलट जो हैं वो 3 शिप को लेकर के आ रहे हैं और उनको लीड कर रहे हैं वास्को डगामा। कैलिकट के जो रूलर हैं सामूथरी, जो हिंदू रूलर हैं जामुरिन जिनको कहा जाता है, तो वो जो हैं वो उनको एक अच्छा सा रिसेप्शन देते हैं, अच्छे से रिसीव करते हैं। और अरब ट्रेडर्स नहीं जानते, इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, वो मालाबार में अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, और वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि यहाँ पे पुर्तगाली लोग भी अपनी पकड़ बना रहे हैं, पोर्चुगीज़ लोग भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। काफ़ी सदियों तक जो ट्रेडिंग सिस्टम है इंडियन ओशन में, उसके काफ़ी पार्टिसिपेंट्स रहे, इंडियन, अरेबियन, अफ्रीकन और ईस्ट इंडियन अरब्स और अफ्रीका ईस्ट कोस्ट से आ रहे थे, चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे और बहुत सारे दूसरे थे। लेकिन ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कुछ मतलब इनको कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते थे, और किसी के पास भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन सभी लोग जो थे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, बट नो वन इज हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ डोमिनेंस। सो पोर्चुगीज़ जो हैं वो उस चीज़ को बदल देते हैं, वो मोनोपलाइज करना चाहते हैं, वो पूरा जो ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड है उसको मोनोपलाइज करना चाहते हैं, उस पर सिंगल कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, और सभी कॉम्पिटिटर्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ख़ास तौर से जब द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर दैट वाज द अरब। तो अब ये इंटेंशन जो है इससे कोई भी लोकल आदमी वाकिफ़ नहीं है, यहाँ तक कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी वाकिफ़ नहीं है कि पोर्चुगीज़ क्या इंटेंशन लेकर के इंडिया आए हैं। वास्को डगामा इंडिया में 3 महीने तक रहे। जब वो पुर्तगाल वापस गए Vasco da Gama stayed in India for 3 months. When he returned to Portugal, he carried back with him a rich cargo and sold the merchandise in European market at a huge profit. The importance of direct access to the pepper trade was made clear by the fact that elsewhere the Europeans who had to buy through Muslim middlemen would have had to सो यानी कि वास्को डगामा इंडिया में 3 महीने रहे। जब वो पोर्चुगल वापस जाते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा कार्गो था, और उन्होंने वो सभी चीज़ें जब इंडियन मार्केट में बेची, यूरोपियन मार्केट में बेची, तो काफ़ी हाई प्रॉफिट उनको मिला, काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट, बड़ा अमाउंट प्रॉफिट उनको मिला। और ये जो डायरेक्ट एक्सेस था ना पेपर ट्रेड का, वो इस फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि कहीं और अगर हम यूरोपियन को देख रहे हैं और वो ट्रेड कर रहा है तो वो मुस्लिम मिडिलमैन के थ्रू कर रहा है, यानी बीच में एक मुस्लिम आदमी है, जो कि असल में हम उसे मुस्लिम नहीं कहेंगे, उसे अरेबियन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू हिस्ट्री, माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये अरेबियन मिडिलमैन है। ठीक है,
मे बी वो रिलीजन वाइज मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम, बट अरेबियन मिडलमैन से उनको डील करना पड़ रहा है और उनको 10 टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पेपर। तो नॉट सरप्राइजिंगली अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स ऑफ यूरोपियन नेशन वर टेम्प्टेड टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली। तो ये अब जाहिर सी बात है, अगर आपको पता चले कि कोई चीज़ जो है आप बेचते हो, मान लो कुछ आपकी एक शॉप है वहाँ बेचते हो, मान लो आप कोई बॉक्स बेचते हो और वो बॉक्स जो है वो आप 100 रुपये का ख़रीद करके लाते हो और आप जो है कुछ पैसे बढ़ा करके बेच देते हो। अब सडनली आपको पता चलता है कि जिस मिडिलमैन से आप खरीद रहे हो वो आपको 10 गुना ज़्यादा दामों में बेच रहा है, यानी जो चीज़ है उसकी असली कीमत 10 रुपये आपको पड़ेगी अगर आप ओरिजिनल बनाने वाले से खरीदोगे। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी ऐसा फीलिंग आएगी कि यार मैं तो डायरेक्ट जाके उससे बात क्यों ना करूँ जो इस चीज़ को बना रहा है, मिडिलमैन को एलिमिनेट क्यों ना कर दूँ। तो ऐसा ही यूरोपियंस के साथ हो रहा है, पोर्चुगीज़ के साथ हो रहा है और इसी प्रॉफिट सीकिंग की वजह से वो आते हैं इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे सतीश चंद्रा का एक व्यू हम ले लेते हैं। द लैंडिंग ऑफ वास्को ड गामा एट कैलिकट in 1498 is generally regarded as the beginning of a new era in world history, especially in the relationship between Asia and Europe. Although Asia and Europe had been in commercial relations with each other since antiquity, the opening of the direct sea relations between the two was not only the fulfillment of an old dream. According to Greek historian Herodotus, the Phoenicians had rounded Africa in the 6th century BC. It presaged big increase of trade between the two. This, however, was only one of the objectives of the Portuguese. For the Portuguese, the opening of the new sea route to India would give a big blow to the Muslims. The Arabs and Turks, who were the traditional enemies of Christianity and were posing a new threat to Europe by virtue of the growing military and naval power of the Turks, a direct sea link with India would displace the virtual monopoly of the Arabs and Turks over the trade in eastern goods, especially spices. They also vaguely hoped by their exploration of Africa they would be able to link up with the kingdom of the legendary Prior John and be in a position to attack the Muslims from two sides. Thus the commercial and religious objectives supported and justified each other. अगर आप सतीश चंद्रा का ये व्यू देखते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है। चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो जब वास्को ड गामा कैलिकट आते हैं 1498 में, तो इसको माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये एक नए एरा, एक नए दौर की शुरुआत है, स्पेशली एशिया और यूरोप के रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत है। एशिया और यूरोप काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, कमर्शियल रिलेशनशिप में थे, लेकिन और बल्कि कब से थे ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि हम हिस्ट्री में कभी ना कभी से इनके ताल्लुकात रहे होंगे, कमर्शियल रिलेशनशिप इनका रहा होगा, कमर्शियल रिलेशन इनका रहा होगा। तो जो डायरेक्ट सी रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो एक पुराने सपने का पूरा होने जैसा है, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने देखा था। और एक फिनोशियन नाम के हैं जिन्होंने जो अफ्रीका को 6th सेंचुरी BC में उन्होंने उसका चक्कर लगाया था और इससे जो इन दोनों के बीच का ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था पोर्चुगीज़ का। पोर्चुगीज़ के लिए नए सी रूट के खुलने का मतलब था मुस्लिम्स को एक बड़ा झटका देना, क्योंकि जो अरब्स और तुर्क्स हैं जो कि ट्रेडिशनल एनिमीज़ हैं क्रिश्चियनिटी के, वो एक नया थ्रेट यूरोप को दे रहे थे, क्योंकि इनकी मिलिट्री और नेवल पावर जो है तुर्क्स की वो ग्रो कर रही थी। और जाहिर सी बात है अगर किसी की मिलिट्री और नेवल पावर ग्रो कर रही है तो वो पावरफुल हो रहा है। तो और पावरफुल क्यों हो रहा है, मिलिट्री और नेवल पावर क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। तो उसको इकोनॉमिकली अगर आप झटका देना चाहते हैं, वही यूरोप ने किया। एक डायरेक्ट सी लिंक अगर इंडिया के साथ बन जाता है तो उससे जो वर्चुअल मोनोपोली है अरब की और तुर्क की ओवर द ट्रेड इन ईस्टर्न गुड्स, स्पेशली स्पाइसेस, वो कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इसी वजह से इन्होंने वेगली अफ्रीका को भी एक्सप्लोर कर लिया, ताकि वो लेजेंडरी प्रायर जॉन के जो किंगडम्स थे उनको लिंक कर सकें और वो मुस्लिम्स को दो साइड से अटैक करें, कमर्शियल और रिलीजियस, दोनों साइड से वो अटैक करना चाहते थे। ठीक है, तो मतलब यही है, सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है कि ये बेसिकली वही दौर है जब आपका क्या चल रहा है, क्रूसेड्स वाला जो दौर है ना, कि एक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का ये पीरियड है। ठीक है,
ठीक है, चलिए। एक वॉयज है, अ वॉयज वाज अंडरटेकन बाय पेड्रो अल्वारेज कैब्रल टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस. Cabral to trade for spices, negotiating and establishing a factory at Calicut, where he arrived in September 1500. There was an incident of conflict with the Portuguese factory at Calicut. Was attacked by the locals, resulting in the death of several Portuguese. In retaliation, Cabral seized a number of Arab merchant ships anchored in the harbor and killed hundreds of their crew, besides confiscating their cargo and burning the ships. Calicut was bombarded by Cabral. Later, Cabral succeeded in making advantageous treaties with the local rulers of Cochin and Cananor. तो एक वॉयज है जो कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल लेकर के आते हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं स्पाइसेस में,